हेलो बच्चों, कल से हम लोग समास पढ़ रहे हैं। तो समास में समास का अर्थ पढ़ चुके हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। फिर हम रिपीट कर देते हैं जितना पढ़े हैं कि जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं और बना हुआ शब्द समास कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि रामस्य पुत्र, यानी बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं तो बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यही राजपुत्र जो है समास है या समस्त पद है। इसमें बीच की विभक्तियां लुप्त हो गई है। जब इसको हम विग्रह करेंगे तो बीच की कौन सी विभक्तियां हैं? जैसे राम पुत्र, राम का पुत्र, यानी इसमें षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है। अब इसी को हम अलग करेंगे, दो पद को अलग करेंगे जिसको हम विग्रह के नाम से जानते हैं। तो यह अलग करेंगे तो ये रामस्य पुत्र, यानी राम को हम षष्ठी में लिखेंगे तो रामस्य पुत्र। समस्त पद है विशाल बाहु। विशाल बाहु ने विशाल भुजा हो जिसका वह, या जो है बहुब्रीहि समास में जाएगा। अन्य की विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो देखिए, जैसा कि कहा गया है कि इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो इसमें देखिए इसमें दो पद था, इसमें दो या दो से अधिक पद हो गया। विशाल बाहु यश स। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विशाल बाहु यश स। देखिए कितने पद है? चार पद हो गए। तो यही है कि परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनता है और उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। यह परस्पर आपस में मिलकर के एक नए शब्द की रचना होती है। इसे विशाल बाहु हो गया मिलकर के, और उसके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। तो ये समास है। विग्रह क्या होता है? विग्रह है कि समास के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन पदों को अलग किया जाता है उन्हें विग्रह कहते हैं। समास के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन पदों को अलग किया जाता है, जैसे यही है राजपुत्र, विशाल बाहु। अब इस शब्द को अलग करने के लिए हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो वह उन्हें क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जैसे हुआ कि विशाल बाहु यश स। हम नया शब्द लिखे हैं जैसे अश्वपतितः। अब इसका हम अर्थ अलग करने के लिए, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका विग्रह करेंगे। जैसे अश्वपतितः, अश्वपतितः का अर्थ होता है घोड़े से गिरा, तो यानी इसमें पंचमी व्यक्ति का लोप हुआ है। तो हम अश्व को जब हम अलग करेंगे, घोड़े से गिरा, दोनों पद का जब हम विग्रह करेंगे तो अश्व को हम किस विभक्ति में लिखेंगे? पंचमी में लिखेंगे। अश्वात पतितः, घोड़े से गिरा। इसमें से यानी पंचमी व्यक्ति का लोप हुआ है। जहाँ से अलगाव होता है वहाँ पे पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। वाणेन हतः, बाण हतः। अब बाण हतः ये समस्त पद है, इसको हम अलग करेंगे और जब हम अलग करेंगे तो वह विग्रह के नाम से जाना जाएगा। तो यानी बाण से घायल, बाणेन, बाण हतः का अर्थ क्या हुआ? बाण से घायल। इसमें तृतीय विभक्ति का लोप हुआ है। किस विभक्ति का लोप हुआ है? तृतीय विभक्ति का लोप हुआ है। तो हम बाण को किस विभक्ति में लिखेंगे? बाण, तृतीय विभक्ति में, तो बाणेन हतः। समस्त पद क्या है? समास होने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास होने पर जो शब्द बनता है, जैसे समास होने पर रामस्य पुत्र शब्द क्या बना? राम पुत्र। विशाल बाहु ऐसे शब्द क्या बना? विशाल बाहु। अश्वात पतितः का शब्द क्या बना? अश्वपतितः। वाणेन हतः का वाण हतः। तो ये जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। तो कल हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, समास का अर्थ, विग्रह और समस्त पद। आज हम पढ़ेंगे बच्चों समास के भेद। क्या पढ़ेंगे? समास के भेद। अब समास के कितने भेद होते हैं इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसका हम शॉर्ट में इसकी परिभाषा लिख देते हैं। इसका पूर्व पद की प्रधानता
पूर्व पद, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद की प्रधानता अर्थात पहला पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद प्रधान होता है। ठीक। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, जिसको हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष समास उत्तर पद की, इसकी उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद की प्रधानता, पद की प्रधानता होती है। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यह विशेषण और विशेष्य का समास है। विशेषण और विशेष्य का, विशेषण और विशेष्य का समास है। चौथा है बच्चों द्विगु समास। द्विगु समास संख्यावाचक, यह क्या होता है? संख्यावाचक शब्द के साथ समास। संख्यावाचक, संख्यावाचक जानती है ना, बताते हैं अभी। संख्यावाचक शब्द के साथ समास। पांचवा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास अन्य पद की प्रधानता, अन्य पद की प्रधानता। लास्ट है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। इसमें है दोनों, इस समास में दोनों पदों की प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता। तो बच्चों अभी ऐसे ही समझा दिए हैं। अभी इसका हम अलग अलग बताएंगे। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, जिसका पूर्व पद की प्रधानता अथवा पहला पद प्रधान होता है। ये समास हम पढ़ेंगे तो पहला पद प्रधान रहेगा, पूर्व पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद क्या होता है? दूसरा पद। 2 या 2 से अधिक पद होते हैं समास में, तो उत्तर पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद पहला पद और यह दूसरा पद। कर्मधारय समास है, विशेषण और विशेष्य का समास होता है। यह विशेषण और विशेष्य। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। इसका पहला पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास है, अन्य पद की प्रधानता होती है। इसमें अन्य की विशेषताएं बताई जाती है, अन्य पद की प्रधानता होती है बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास है, इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, यानी दोनों पद प्रधान होता है। उत्तर पद पूर्व पद दोनों पद प्रधान होता है और च के साथ जोड़ा जाता है। इसमें और शब्द का लोप होता है। तो अब हमें पढ़ना क्या है बच्चों? जिसमें हम लोग तत्पुरुष समास और
द्वंद्व समास, कर्मधारय समास पढ़ चुके हैं 9th में। हमें अव्ययी भाव समास पढ़ना है और द्विगु समास पढ़ना है, बहुब्रीहि समास। 3 समास हमें पढ़ना। 3 समास हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। 10th का सिलेबस है अव्ययी भाव समास और द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ये 3 समास हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अव्ययी भाव समास हेडिंग डालते हैं और अव्ययी भाव समास पर प्रकाश डाला जाए, इसको विधिवत पढ़ा जाए। क्या कहता है अव्ययी भाव समास? अव्ययी भाव समास इसका परिभाषा है संस्कृत में पूर्वपद प्रधान अव्ययी भाव। एक प्रकार से इसका सूत्र कह लीजिए, ये सूत्र है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। अव्ययी भाव जो हिंदी में लिखे हैं पूर्व पद की प्रधानता अथवा पहला पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान है अव्ययी भाव। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, इसका परिभाषा है कि जिस समास में पहला पद इसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान। पूर्वपद प्रधान है, प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है। संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर, दिख नहीं रहा क्या? एक सेकेंड। क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है। अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है। अव्यय बता रहे क्या होता है? प्रयुक्त होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। वह अव्ययी भाव समास होता है। समास होता है। समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है। पूरा पद अव्यय बन जाता है। पद अव्यय बन जाता है। तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ये रहा इसका परिभाषा। नहीं दिख रहा क्या? ठीक है बच्चों, अव्ययी भाव समास हमें पढ़ना है। इसका सूत्र है पूर्वपद प्रधान अव्ययी भाव।
कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। हाँ तो बच्चों, अव्यय क्या होता है? तो आप लोगों को माने कि अव्यय क्या होता है? तो अव्यय जो शब्द कभी विकृत न हो, इसमें कभी परिवर्तन न हो, यथावत बना रहता है, अर्थात जिसके रूप नहीं चलते, उसे अव्यय कहते हैं। कि जो शब्द कभी विकृत न हो, अर्थात जिसके रूप नहीं चलते हैं, वह यथावत रहते हैं, उसमें कभी परिवर्तन नहीं किया जाता, वह अव्यय होता है। तो जैसे अव्यय है, जैसे कि उपसर्ग जानती हैं, जो 21 उपसर्ग होता है, प्र, अधि, सम, यथा, नि, उप, ये सब शब्द क्या है? ये अव्यय है, यानी यही पूर्व पद है जो अव्यय है। जैसा कि हमने परिभाषा में लिखा कि पहला पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय भी होता है। तो क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। तो समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है। जब समास हो जाएगा तब पूरा पद अव्यय बन जाता है। अब जैसा कि हम लोग अभी उदाहरण लिखेंगे और विग्रह करेंगे, उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। था नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। यह इसके शब्द जो होते हैं वो नपुंसक लिंग एक वचन का ही मिलेगा आपको। यह हम आपको समझने के लिए कह रहे हैं कि जैसे आता है 2-3 समास दे देता है। जैसे हमें 3 पढ़ना है, बहुव्रीहि, द्विगु और अव्यय का। अब कुछ बहुव्रीहि से उदाहरण दे दिया, कुछ द्विगु से दिया, कुछ अव्यय से दिया और पूछा कि किसी 2 का, 3 का, 4 का विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। तो जब आप उसकी परिभाषा जानती रहेंगी, उसका मतलब समझती रहेंगी, तब ना इसका समास का नाम बताएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका पहला पद जो है प्रधान होता है और अव्यय भी होता है, पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय जो अभी बताया है कि उसमें उसका रूप नहीं चलता है, वह यथावत बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अधि है, यथा है, उप है, प्र है, सम है, ये सब क्या है? अव्यय है। अनु, नी, प्र, तो अभी चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। अब इसे अब कॉलम बनाएंगे, समस्त पद, विग्रह और समास का नाम। 1 मिनट, पेन कहाँ गया? चलिए इसी पेन से बनाते हैं, समझ लीजिएगा। हेडिंग में रहेगा यह समस्त पद, समस्त पद दिया रहेगा, आपको विग्रह करते हुए समास का नाम पूछेगा। समस्त पद, विग्रह और समास का नाम। ठीक, अब है समस्त पद है, 2-4 लिख रहे हैं, इसके बाद विग्रह करके बताते हैं। यथाशक्ति, प्रतिदिनम, उपगंगम, उपगंगम, अनुविश्लु, निर्दोष, निर्दोष, और
उपकेशरम, उपकेशरम, प्रत्येकम। एक ये समस्त पद, ऐसे समस्त पद दिया रहेगा और पूछेगा कि विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। अब आपको देख करके, यह देख करके देखिए, अभी हम बताएं कि इसका पूर्व प्रथम पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद अव्यय भी होता है। देखिए, यथा, प्र, उप, अनु, नि, उप, प्र, ये सब क्या है? ये अव्यय है। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसके रूप नहीं चलते हैं। अब जैसे यथा शक्ति, इसी की प्रधानता है, यथा शब्द की ही प्रधानता है इसमें, पहला पद। यथा को हम हटा देते हैं तो शक्ति, इसका पूरा अर्थ है शक्ति के अनुसार। इसका अर्थ क्या हुआ? यथा शक्ति का मतलब जैसे कहते हैं कि जैसी शक्ति वैसी भक्ति, जैसी शक्ति हो, यानी शक्ति के अनुसार। तो हम यथा शब्द यदि हटा देते हैं, सिर्फ शक्ति रहेगा तो उसका कोई महत्व है? शक्ति सिर्फ। प्रतिदिनम, प्र उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है और दिनम शब्द है। दिनम यानी प्रधानता किसकी हुई? प्रति की। उप, गंगम यानी गंगा, लेकिन उप लग गया तो गंगा के पास, गंगा के समीप, उपगंगम। अनु, विष्णु यानी विष्णु के पीछे, विष्णु के, अनु निकल गया, विष्णु सिर्फ है तो अनु अगर हम लगा दिए तो इसकी महत्ता बढ़ गया, यानी पूर्व पद की प्रधानता हो गई। तो अनु विष्णु, विष्णु के पश्चात या विष्णु के पीछे। निर्दोष है, नि उपसर्ग है, निर्दोष है, नि उपसर्ग दोष यानी दोषों का अभाव। निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव। उपकिशरम, किशड़ के पास। प्रत्येकम, तो यही देखिए आप, सबसे बड़ी मतलब यह विशेषता आप समझ लीजिएगा कि यह पहला पद उपसर्ग होता है, अव्यय होता है, और यह समस्त पद मिल करके कि समास होने पे पूरा पद अव्यय बन जाता है। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो जैसे हम कह रहे हैं यथाशक्ति, क्या? शक्ति के अनुसार, जैसे हम जिसका जो अर्थ है, जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह से हम संस्कृत में अनुवाद कर देंगे, वही विग्रह होता है। तो शक्ति के अनुसार, तो शक्ति को शक्ति के अनुसार, पहले हम बोल रहे हैं शक्ति के अनुसार, तो विग्रह क्या करेंगे? शक्तिम अनतिक्रम्य। अनुसार का अर्थ होता है अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। कौन सा समास है यह? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। शक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति अनतिक्रम्य। प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक दिन। इसका हम विग्रह करेंगे दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। उपगंगम, गंगा के पास, तो जैसे हम बोल रहे हैं उपगंगम का अर्थ क्या हुआ? गंगा के समीप, गंगा के पास। तो हम विग्रह जब करेंगे तो क्या लिखेंगे? गंगा के पास, गंगा को हम षष्ठी लिखेंगे, गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम। समीपम, गंगा के समीप। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अनुविष्णु, विष्णु के पीछे, तो लिखेंगे विष्णु पश्चात। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं उसी को हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे, विष्णु पश्चात, पश्चात, विष्णु पश्चात, अव्ययी भाव समास। निर्दोष, दोषों का अभाव, तो दोषाराम अभाव है, क्या लिखेंगे? दोष को हम संस्कृत में लिखेंगे दोषों का अभाव, तो हम दोष को षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखेंगे।
तो क्या बनेगा? दोषाणाम अभाव। दोषाणाम, या दोषाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का अभाव। इसका निर्दोष का अर्थ है निर्दोष का अभाव, तो अभाव। उपकृष्णम, कृष्ण के समीप, तो हम कृष्ण को षष्ठी लिखेंगे, कृष्णस्य, कृष्णस्य समीपम, समीपम। प्रत्येकम, प्रत्येक दिन, तो दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम जैसे था प्रतिदिनम, अच्छा प्रत्येकम, एकम एकम प्रति होगा, यह प्रत्येकम है, तो एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। तो बच्चों यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। आप देख रहे हैं नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है क्या? जब समास होने पर इसका पूरा पद नपुंसक लिंग एक वचन का, ये जितने भी पद हैं ये नपुंसक लिंग एक वचन का है। यथाशक्ति, प्रतिनम, उपगंगम, अनुविश्रम, निर्दोषा, उपकृष्णम, प्रत्येकम, यह नपुंसक लिंग का रूप है। नपुंसक लिंग एक वचन सारे शब्द है, जो पद है हमारा, तो यही सब पहचान है। अव्ययीभाव समास सब पहचान लेंगे कि पहली विशेषता तो एक थी, इसका पहला पद अव्यय हो और यह एक वचन का हो, नपुंसक लिंग एक वचन का हो, और इसमें पहला पद की प्रधानता होती है, और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है। इसे शक्ति, यथाशक्ति का अर्थ क्या है? शक्ति अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। तो हम इसका विग्रह कर देंगे शक्ति अनतिक्रम्य। जैसे हम कह रहे हैं प्रतिदिनम, इसका क्या अर्थ हुआ? प्रत्येक दिन, तो दिनम दिनम प्रति। उपगंगम, गंगा या गंगा के पास, तो गंगा या समीपम। उप के देखिए, उप की विशेषता है, उप का महत्व है, इसी की प्रधानता, अनु की प्रधानता, अनि की प्रधानता, उप की प्रधानता है, प्रति की प्रधानता है, यथा की प्रधानता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग अव्ययीभाव समास पढ़ लिए, और अगला द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, विदुर समास पढ़ना है। तो फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, इस समास को कल पढ़ेंगे।